देखना नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आप तमाम विद्यार्थियों का स्मार्ट बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 12वीं क्लास का फर्स्ट पार्ट, जीवों में जनन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब इसमें इस पार्ट का फर्स्ट टॉपिक है आपका जीवन अवधि। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो भी पार्ट होगा उसमें जितना भी टॉपिक होगा हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे और हर टॉपिक को ध्यान से देखिएगा ताकि रटने की नौबत नहीं आए। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए हर डिफाइन को ध्यान से देखिएगा। तो इस अध्याय का फर्स्ट टॉपिक है आपका जीवन अवधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब आपको पता होगा कि आपके घर के आसपास बहुत सारे जीव जन्म लेते होंगे और मरते होंगे, जिसमें है क्या कि कुछ जीव आपके सामने जन्म लिए और आपके सामने ही वह मरते हैं। वजह क्या है? उस जीव का जीवन अवधि उतना ही था और जिस जीव का जीवन अवधि जितना होगा वह उतने समय के बाद उसको हर हाल में मरना है। तो याद रखिएगा कि कोई भी जीव हो, दुनिया में जितने भी जीव हैं वह एक दिन जन्म लेंगे और जितना उनका लाइफ स्पेन होगा उस लाइफ स्पेन के बाद उन व्यक्ति को हर हाल में मरना तय है, या वो व्यक्ति हो या कोई भी जीव हो। तो इसका डिफाइन होगा किसी जीव को उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। मतलब यह कि आपको पता होगा कि आपके घर में जितने भी व्यक्ति होंगे, कुछ जवान होंगे, कुछ बच्चे होंगे और कुछ बुढ़े होंगे। जो बुढ़े व्यक्ति होंगे वह आपके सामने कुछ दिनों के बाद वह मर जाएंगे। मतलब यह कि मनुष्य जब वृद्ध होता है तो उसका लाइफ स्पेन खत्म हो रहा है, और जब वह बिल्कुल वृद्ध होते हैं तो उसके बाद उन व्यक्ति की मृत्यु होती है। मतलब वह अपने लाइफ स्पेन के हिसाब से मृत्यु को प्राप्त कर लिए हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी जीव है उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु का अर्थ हुआ कि यदि वह व्यक्ति की हत्या या आत्महत्या या कोई रोग से ग्रसित होकर मरता नहीं है, वह प्राकृतिक ढंग से मरे, तो हम उसको बोलते हैं जीवन अवधि, इंग्लिश में लाइफ स्पेन। अब हम कुछ जीवों का लाइफ स्पेन देखेंगे कि आपके सामने या आपके गांव में या आपके क्षेत्र में बहुत सारे जीव हैं जिनकी लाइफ स्पेन अलग अलग ढंग की होती है। अब यह नहीं कि मनुष्य का लाइफ स्पेन 60 से 70 वर्ष है तो गाय, कुत्ते, बिल्ली का भी लाइफ स्पेन उतना ही होगा। इस ढंग की कोई भी बात नहीं है। लेकिन अब देखेंगे कि उस जीव का जीवन अवधि कितना है जो हमारे आसपास रहते हैं। आज में जो मानव है उनका लाइफ स्पेन 60 से 70 वर्ष रह गया है। पुराने समय में आपने सुना होगा या आपके घर के आसपास या मोहल्ले में कुछ व्यक्ति होंगे जिनका लाइफ स्पेन 100 साल भी होगा, लेकिन वह आपकी पीढ़ी के नहीं है, वह आपके जो पहले पीढ़ी थे उन पीढ़ी के थे। तो उस पीढ़ी में लाइफ स्पेन लगभग 100 वर्ष हुआ करता था। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आएगी उसका लाइफ स्पेन धीरे धीरे घटेगा। इसलिए आज जो है जिस पीढ़ी से हम लोग गुजर रहे हैं उस पीढ़ी में उनका लाइफ स्पेन मात्र 60 से 70 वर्ष रह गया है। अब है आपका तितली। इनका लाइफ स्पेन 1 से 2 सप्ताह ही होता है। मतलब जो आपके आसपास तितली होगा उसका लाइफ स्पेन मात्र 1 से 2 सप्ताह ही होगा। 1 से 2 सप्ताह के बाद जो वह तितली है वो मर जाएगी। फिर है आपका कुत्ता। कुत्ता का लाइफ स्पेन 20 से 30 वर्ष। एक बात आप ध्यान से समझिए, यदि आप किसान हैं तो आप अपने खेतों में बहुत सारे फसल को लगाते होंगे। जब वह फसल पककर तैयार होता है तो इसका अर्थ आप समझिए कि उस प्लांट्स का लाइफ स्पेन उतना ही दिन तक था। जैसे बहुत से फसल है
जो 90 दिन में पककर तैयार होते हैं, बहुत से फसल हैं जो 60 दिन में पककर तैयार होते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस फसल का लाइफ स्पैन मात्र 90 दिन था या 60 दिन था। जो प्लांट्स 90 दिन में पककर तैयार होते हैं तो वह प्लांट का लाइफ स्पैन 90 दिन था। जो प्लांट्स 60 दिन में पककर तैयार होते हैं उस प्लांट्स का लाइफ स्पैन 60 दिन था। अब अगला आपका बंदर का लाइफ स्पैन मात्र 26 वर्ष होते हैं। 26 वर्ष के बाद जो बंदर हैं वह जीवित रहते नहीं है बल्कि वह मर जाते हैं। फिर आपका कछुआ, मतलब इनका लाइफ स्पैन 200 वर्ष है। फिर आपका हाथी का है 65 वर्ष। फिर है सुगर का लाइफ स्पैन 80 वर्ष। और कुछ सूक्ष्म जीव, जिन सूक्ष्म जीव को आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते नहीं है बल्कि उनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, उन सूक्ष्म जीव का लाइफ स्पैन मात्र कुछ घंटों से कुछ मिनटों तक ही होता है। फिर है आपका पीपल, यह प्लांट्स है और इनका लाइफ स्पैन 2000 से 4000 वर्ष। शायद आपके गांव में कोई पीपल का पौधा होगा तो आपके जन्म से पहले होगा और आपके गुजरने के बाद जो कई हजार पीढ़ी गुजर जाएंगे उसके बाद भी वह पेड़ सूखता नहीं है, पकता नहीं है। इसीलिए जो यह पेड़ है इनका लाइफ स्पैन है 2000 से 4000 वर्ष। फिर है आपका लाड़िया वृक्ष। इस वृक्ष की लाइफ स्पैन 11300 वर्ष, बहुत अधिक है। मतलब एक वृक्ष का जितना लाइफ स्पैन होगा, मतलब यह कि इतने समय में मानव की कितनी पीढ़ी आके चली जाएगी, उसके बावजूद भी यह वृक्ष का लाइफ स्पैन खत्म नहीं होगा। लेकिन इस पार्ट का दूसरा टॉपिक है आप लोग का जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे कि जनन है क्या। दुनिया में जितने भी जीव हैं, या वह सूक्ष्म जीव हो या विशालकाय हो, वह अपने समान संतान उत्पन्न यदि करते हैं तो संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। आपके सामने बढ़ती हुई जनसंख्या, या वह मानव हो या दुनिया में जितने भी जीव हैं, उसको देखते होंगे तो उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ती है। यदि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो हम उसको जनन कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक है आपके जनन के प्रकार। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में अपने समान संतान उत्पन्न जीव किस ढंग से करते हैं उसको देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि जनन के दो प्रकार हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्थ हुआ कि जब कोई भी जीव अकेले, या वह नर होगा या मादा होगा, अकेले ही अपने समान संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं तो हम उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि आप उसको देखते होंगे तो आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते नहीं हैं। वजह क्या है कि वह इतने सूक्ष्म होते हैं जो आपकी नंगी आंखों से वह दिख नहीं सकता है, इसीलिए उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ जीव हैं जिनको आप देख भी सकते हैं। चलिए, अब है आपका कि जनन की वैसी विधि जिसमें एक ही जीव भाग लेके अपने समान संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अब आगे है आपका अलैंगिक जनन के प्रकार। अब इसमें आपको कुल 6 टाइप है, टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल
reproduction. There are 6 types of asexual reproduction. मतलब यह कि अलैंगिक जनन के 6 विधि हैं। पहला है आपका विखंडन, विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं फिजन। दूसरा है मुकुलन, मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। तीसरा है बीजाणु निर्माण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर्युलेशन। और चौथा आपका खंडन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और पांचवा है पुनरुद्भवन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजेनरेशन। और लास्ट है आपका कायिक जनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब यह कि यह जितने भी प्रकार के जनन के भाग हैं, यह अपने समान संतान अकेले ही उत्पन्न होते हैं। इनमें नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिस ढंग से आपके घर के आसपास जितने भी बढ़ती हुई जनसंख्या को देखे होंगे, या वह गाय हो या भैंस हो या बिल्ली हो, आपने देखा होगा कि गाय अपने समान संतान उत्पन्न अकेले ही कर सकती नहीं है, बल्कि जब तक गाय और सांड का शारीरिक संबंध बनेगा नहीं, तब तक उसमें एक नया संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। मतलब यह कि इस प्रकार के जनन में अकेले ही जीव भाग लेते हैं, ना कि इनमें नर और मादा की कोई भागीदारी होती है। तो इसमें जितने भी टाइप्स हैं, उस टाइप्स को हम बारी बारी से देखेंगे कि इस जीवों में जनन की क्रिया कैसे होती है, और विखंडन के माध्यम से, मुकुलन के माध्यम से, बीजाणु निर्माण के माध्यम से, ये सभी माध्यम से अलग अलग प्रकार के जनन के प्रकार हैं। और इस विधि से अपने समान संतान उत्पन्न करने में जीव सक्षम होते हैं, और जितने भी जीव हैं वह अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिसके चलते उनकी जनसंख्या या उनका वंश आज भी दुनिया में कायम है। उनका वंश अभी खत्म नहीं हुआ है। यदि आपके गांव में कोई भी व्यक्ति होगा जो अपने समान संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, तो उनका वंश चलता ही नहीं है। वजह क्या है कि जब तक उनमें जनन की क्रिया नहीं होगी, तब तक उनका वंश आगे की ओर बढ़ सकता नहीं है। इसीलिए अपनी जाति और वंश को कायम रखने के लिए मानव या जो जीव हैं, उनको जनन की आवश्यकता होती है, और वह अपना जाति और वंश इस दुनिया में हमेशा कायम रखने में सक्षम होते हैं। चलिए, इस पाठ का दूसरा टॉपिक है आपका विखंडन। यह अलैंगिक जनन का फर्स्ट टाइप है। अलैंगिक जनन का फर्स्ट टाइप है, इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप है आपका विखंडन, इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजन। अब यह देखना है कि विखंडन है क्या। तो इसका डिफिनेशन होगा कि जनन की वैसी विधि जिसमें जीव समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक जीवों को उत्पन्न करते हैं, उसे विखंडन कहते हैं। मतलब यह कि यदि यह एक जीव है और इससे 2 या 2 से अधिक जीव उत्पन्न होते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा, मतलब इसके शरीर के अंदर जो सेल्स है, उस सेल के मध्य में इस सेल के मध्य में एक केंद्रक होते हैं, और यह केंद्रक जब कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होगी, तो जो एक केंद्रक है वह 2 भागों में बटेंगे। मतलब यह कि यदि यहाँ पर एक केंद्रक है, तो यह केंद्रक धीरे धीरे बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद एक केंद्रक एक साइड और एक केंद्रक एक साइड, जब 2 केंद्रक यहाँ पर होगा तो यह बीच से अपने आप कट जाएगा, और बीच से कटने के बाद 2 स्वतंत्र रूप से नया जीव की उत्पत्ति होगी। यदि इस प्रकार से
कोई जीवों में जनन की क्रिया होती है तो उसको बोलते हैं विखंडन। अब यह देखना है कि विखंडन के दो प्रकार हैं। विखंडन के दो प्रकार हैं, पहला आपका द्विविखंडन, दूसरा है बहुविखंडन। अब इसके टाइप को देख रहे हैं, यह आपने समझ गया कि कोई भी जीव यदि समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न दो या दो से अधिक करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विखंडन। तो अब है आपका विखंडन के प्रकार। दूसरा टॉपिक है द्विविखंडन और अगला है बहुविखंडन। अब फर्स्ट में द्विविखंडन के बारे में जानना है। तो इसका डिफिनेशन होगा कि जब जीव केवल दो भागों में विभाजित होकर दो नए जीव को उत्पन्न करते हैं उसको बोलते हैं द्विविखंडन, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। इसमें यदि यह अमीबा का चित्र है तो इसमें एक मध्य में है केंद्र, और जब इसका शरीर परिपक्व होगा, जनन अवस्था में आएगा, तो जनन अवस्था में आने के बाद यह जो केंद्रक है यह बड़ा होगा, मतलब एक जो केंद्रक है वह दो भागों में बट जाएगा, और दो भागों में बटने के बाद यह बीच से कट जाएगा, और बीच में कटने के बाद दो नया अमीबा उत्पन्न होगा। यदि इस विधि से कोई जीवों में जनन की क्रिया होती है तो हम उसको बोलते हैं द्विविखंडन। अब सेकेंड में पैरामीशियम में भी सेम टू प्रक्रिया होती है, मतलब यह कि एक न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड होकर दो नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। अब दूसरा है आपका बहुविखंडन। इस विधि में होता क्या है कि यदि इसके अंदर जो सेल है, सेल के मध्य में एक है आपका केंद्रक, लेकिन जब इसमें बहुखंडन की क्रिया होगा केंद्रक एक कई भागों में विभाजित होंगे, और जितना केंद्रक बनेगा उतना नया संतान उत्पन्न होगा। मतलब एक जो केंद्रक से एक संतान की उत्पत्ति होगी, तो इसमें जितना भी केंद्रक बनेगा, जब समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होगी तो जितने भी कोशिका बनेंगे उसके मध्य में एक केंद्रक होगा, और जितना केंद्रक बनेगा उतना उसमें जीव की उत्पत्ति होगी। और यदि इस विधि से कोई भी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं तो हम उसको बोलते हैं बहुविखंडन, इंग्लिश में मल्टीफिजन, जैसे प्लाज्मोडियम, अमीबा इत्यादि। तो आपने देख लिया कि विखंडन, इस विखंडन का डिफाइन आपने देख लिया कि जनन की वैसी विधि जिसमें जीव समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक जीवों को उत्पन्न करते हैं उसे विखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इत्यादि। अब था आपका सेकेंड टॉपिक विखंडन के प्रकार। तो विखंडन के दो प्रकार हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन समझिए कि जब जीव केवल दो भागों में विभाजित होकर दो नए जीव को उत्पन्न करते हैं तो उसको द्विविखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। दूसरा आपका बहुविखंडन, मल्टीफिजन, जब कोई जीव कई भागों में विभाजित होकर अनेक नए जीव उत्पन्न करते हैं तो उसको बोलते हैं बहुविखंडन, जैसे प्लाज्मोडियम, अमीबा इत्यादि। इस वीडियो में इतना ही, और जो आगे का टॉपिक बचा हुआ है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।